2014 में जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे तब नरेंद्र मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, दावे कर रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो विदेश में जमा कालाधन वापस लाया जाएगा, देश के लोगों में इसे बांटा जाएगा, हर किसी के खाते में 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं। लेकिन अब 2026 चल रहा है, नरेंद्र मोदी 12 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन विदेश में जमा कालाधन कम होने की जगह बढ़ गया है। और उससे भी बड़ा खुलासा अब चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि देश में अगर सबसे ज्यादा कालाधन कहीं है तो वो गुजरात में हो सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो 2 लोकसभा चुनाव हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा ब्लैक मनी चुनाव के दौरान गुजरात में ही पकड़ी गई। यहां तक कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जितनी ब्लैक मनी चुनाव आयोग ने बरामद की, जितने मामले दर्ज किए, उससे ज्यादा अकेले गुजरात में ही ब्लैक मनी के मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसे में विपक्ष भी पीएम मोदी से सवाल कर रहा है कि क्या गुजरात में खाने और खिलाने की छूट दी गई है। पीएम मोदी ये कहते रहे हैं कि ना खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन जो जानकारी अब ज्ञानेश कुमार गुप्ता का चुनाव आयोग दे रहा है उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री का दावा भी चुनावी दावा था जिसे गुजरात ने ही फेल कर दिया। और इसी पर आज हम विस्तार से करेंगे बात। चुनाव आयोग ने पीएम मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, बीजेपी को फंसा दिया है। चुनाव आयोग ने एक ऐसी रिपोर्ट पेश की है जिसमें बताया गया है कि चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा कालाधन कहां इस्तेमाल किया जाता है, और इस लिस्ट में सबसे टॉप पर वो राज्य है जहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, यानी गुजरात। चुनाव आयोग ने बताया है कि चुनाव के वक्त सबसे ज्यादा कालाधन गुजरात में इस्तेमाल किया जाता है। और अब चुनाव आयोग के इस खुलासे पर मोदी सरकार का फंसना तय माना जा रहा है। जैसा आप जानते हैं कि चुनाव आते ही देश में रैलियों, पोस्टरों और प्रचार और उम्मीदवारों की तैयारियों के साथ साथ एक और चीज है जो चर्चा में आती है, वो है चुनाव में पैसों का इस्तेमाल। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि उम्मीदवार कितना पैसा खर्च करते हैं, बल्कि ये भी है कि चुनाव के दौरान कितना पैसा इस तरह पकड़ा जाता है जो काला धन होता है, जिसका इस्तेमाल वोटर्स को लुभाने के लिए, प्रभावित करने के लिए या चुनावी नियमों को तोड़ने के लिए किए जाने का शक होता है। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग ने 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ 2019 से 2025 के बीच हुए विधानसभा चुनावों का भी आंकड़ा रखा है, और आंकड़े में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में कालाधन इस्तेमाल होने की बात सामने आई है, और ये आंकड़े पेश करने वाला चुनाव आयोग ही है, वही चुनाव आयोग जिस पर बीजेपी और मोदी सरकार की मदद करके चुनाव जिताने के आरोप लगते हैं। चुनाव आयोग ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की है उसमें दर्ज आंकड़ों में एफआईआर, जांच, केस बंद होने, बरी होने और सजा तक की जानकारी शामिल है। सबसे खास बात यह है कि 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में गुजरात सबसे ज्यादा एफआईआर वाले राज्यों में सबसे ऊपर रहा। 2019 में गुजरात में 35,144 एफआईआर दर्ज हुई, जबकि 2024 में यह संख्या बढ़कर 52,820 हो गई। इसके बाद अलग अलग चुनावों में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्य भी ऊपर रहे, फिर भी गुजरात को टक्कर नहीं दे पाए। एफआईआर की संख्या को सीधे कालाधन खर्च की मात्रा नहीं माना जा सकता। एफआईआर अलग अलग चुनावी अपराधों से जुड़ी हो सकती है। फिर भी ये आंकड़े बताते हैं कि किन राज्यों और चुनावों में चुनावी गड़बड़ियों से जुड़े मामले बड़ी संख्या में दर्ज हुए। 2024 के लोकसभा चुनाव में देश भर में 3,87,430 एफआईआर दर्ज हुई। इनमें 1,66,044 मामले में सजा हुई, जबकि 1,06,841 मामले ट्रायल में लंबित थे। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, यहां सबसे ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2019 और 2024 दोनों ही लोकसभा चुनाव में गुजरात टॉप पर रहा, यानी दोनों बार गुजरात में सबसे ज्यादा कालेधन का इस्तेमाल किया गया। चुनाव आयोग के आंकड़े से यह साफ है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में गुजरात 35,144 एफआईआर के साथ सबसे ऊपर था। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 19,209, महाराष्ट्र में 18,928 और पश्चिम बंगाल में 17,493 एफआईआर दर्ज हुई। राजस्थान में 8,652, तेलंगाना में 8,550 और आंध्र प्रदेश में 6,489 मामले दर्ज हुए। तमिलनाडु की बात की जाए तो वहां पर 5,106, पंजाब में 4,869
276 और कर्नाटक में 4609 एफआईआर दर्ज हुई। यानी 2019 के आंकड़ों में गुजरात और उसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में चुनावी अपराध से जुड़े मामलों की संख्या काफी ज्यादा रही। और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी तस्वीरें ज्यादा नहीं बदली। गुजरात में 52,820 एफआईआर दर्ज हुई, जो 2019 के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसके बाद महाराष्ट्र में 29,545, पश्चिम बंगाल में 27,461 और उत्तर प्रदेश में 23,645 एफआईआर दर्ज हुई। वहीं तेलंगाना में 23,087, राजस्थान में 12,746, कर्नाटक में 7,588 और तमिलनाडु में 5,948 मामले दर्ज हुए। आंध्र प्रदेश में 5,043 एफआईआर दर्ज हुई। चुनाव आयोग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़े 3,87,430 मामलों में से 1,66,044 में दोष सिद्ध हुए, जबकि 76,987 केस बंद किए गए। 24,950 में आरोपी बरी हो गए और 1,06,841 मामले अब भी ट्रायल में हैं। वहीं 2019 में 37,215 मामलों में दोष सिद्धि हुई और 26,990 केस बंद किए गए और वहीं 36,312 में आरोपी बरी हुए। वहीं अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में काले धन के इस्तेमाल को लोकतंत्र और कानून के शासन के लिए बेहद गंभीर खतरा बताया है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय करोल और एनके सिंह की पीठ ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में गलत तरीके से कमाया गया पैसा मतदाताओं की स्वतंत्र पसंद को प्रभावित कर सकता है। अदालत ने चुनाव के दौरान अवैध धन और संपत्ति की बरामदगी से जुड़े मामलों की जांच समय पर पूरी करने और मुकदमे का जल्द से जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा, ऐसा कोई भी बाहरी कारक जो मतदाताओं की पसंद को प्रभावित करता है, लोकतंत्र की मूल भावना को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर इसमें गलत तरीके से कमाया गया पैसा शामिल हो तो मतदाता की पसंद स्वतंत्र नहीं रह जाती। वो पैसे किसी दूसरे लाभ या कभी वास्तविक तो कभी भ्रामक वादों से प्रभावित हो सकती है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान जब्त नकदी और संपत्ति की कार्रवाई में जवाबदेही तय करते हुए कहा है कि जब्ती की जानकारी और उसके लिखित कारण 24 घंटे के अंदर देने होंगे। साथ ही एफआईआर की जांच सामान्य तौर पर 1 साल के अंदर पूरी करने की कोशिश की जाए और देरी होने पर उसका कारण दर्ज किया जाए। सिर्फ एफआईआर दर्ज होना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके बाद जांच और कार्रवाई कितनी जल्दी हो, यह भी उतना ही जरूरी है। अगर किसी मामले की जांच लंबे समय तक चलती रहती है तो आरोपी और जांच एजेंसियों दोनों पर इसका असर पड़ता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से जुड़े मामलों में समय पर जांच और कार्रवाई पर जोर दिया है। कोर्ट के निर्देशों का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि चुनाव के दौरान जब्त नकदी या संपत्ति की कार्रवाई पारदर्शी रहे और मामलों को लंबे समय तक न खींचा जाए। कोर्ट ने कहा कि ब्लैक मनी को रोकने के लिए प्रशासन को ही सख्त कदम उठाने होंगे। कोर्ट का साफ कहना है कि चुनाव लड़ने वाले लोगों को चुनाव कराने की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार नहीं बनाया जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो चुनाव का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। देश में लगातार चुनाव होते रहते हैं, इसलिए जरूरी है कि उम्मीदवारों, मौजूदा सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों का निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को ऐसे मामले की शीघ्र सुनवाई और निपटारे के लिए विशेष अदालतें तय करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कहा है कि किसी चुनावी चक्र में उम्मीदवारों के खिलाफ मामले वापस लेने के लिए संबंधित हाई कोर्ट की अनुमति जरूरी होगी। यह आदेश कर्नाटक सरकार की उस याचिका पर आया जो 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बेल्लारी जिले में बड़ी मात्रा में कालाधन जब्त किए जाने से जुड़े मामले में दाखिल की गई थी। अब कालाधन के मुद्दे पर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने पीएम मोदी और अमित शाह के दावों की पोल खोल दी है, उनके गृह राज्य को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, उससे सरकार के खोखले वादे जनता के सामने आ गए। विपक्ष इसे लेकर हमलावर दिखाई दे रहा है, वहीं सरकार ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है।